दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं बता देता हूं, आज का ये वीडियो ड्राइवर प्रीवियस पेपर है, उसका मैं आपके सामने हल बताऊंगा। और ये पेपर है UK ट्रिपल SC जो 2018 में पेपर हुआ था, उसका मैं आपके सामने हल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी अगर प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है तो हम आसानी से उसका सही जवाब है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको लगभग 30% ड्राइवर से संबंधित मिलेंगे, प्लस 20% है वो आपके UK जो GK है, यानी उत्तराखंड का जो GK रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में केवल इन 30% पर डिस्कशन करेंगे। 20 नंबर आप जानते हैं। और जो अभी जो UK में ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है, उनके लिए मैं दोस्तों बता देता हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके अंक तो 25, पिछली बार 50 अंक थे, लेकिन अब की बार इन अंकों को 25 कर दिया गया है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि अंक घटा देने से प्रश्नों की संख्या घटा दी जाएगी। हो सकता है इस बार भी आपके 50 अंकों का पेपर है वो आए, क्योंकि टाइम वही 60 मिनट आपका रखा गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबसे पहले ड्राइवर सेक्शन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सेक्शन ड्राइवर सेक्शन। पहला प्रश्न आप इधर इंग्लिश में देखेंगे और इधर हिंदी में, एक साथ हम दोनों भाषाओं में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, बाएं से दाएं लेन बदलते समय चालक को क्या करना चाहिए। मैंने उत्तर है, सही जवाब है, इसको हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश वाले बंदे इंग्लिश वाले देखें, हिंदी वाले बंदे हैं हिंदी वाले प्रश्न को देखें, तो आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। प्रश्न है, बाएं से दाएं लेन में बदलते समय चालक को क्या करना चाहिए। बायां संकेत चालू करके पूरी तरह से बाएं तरफ मुड़ना चाहिए। बायां संकेत चालू करके अबाध गति से दाहिनी ओर चलाना चाहिए। दायां संकेत चालू करके अबाध गति से दाहिनी ओर चलाना चाहिए। दायां संकेत चालू करके पूरी तरह दाएं तरफ मुड़ना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दायां संकेत चालू करके अबाध गति से दाहिने ओर चलाना चाहिए। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाएं से दाएं लेन में अगर आप वाहन को बदलते हैं तो सबसे पहले बाएं, ये दो तो गलत हो जाते हैं पहले ही। और यहाँ से आप देखते हैं कि पूरी तरह दाईं तरफ आपको लेन बदलते समय पूरी तरह अचानक आपको लेन नहीं बदलना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 है आज का। एक वाहन के कंपोनेंट पार्ट एक ढांचे से जुड़े होते हैं, उस संरचना को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता है क्या होता है, इंजन, चेसी, बॉडी शेल, सीट। चेसी को अंग्रेजी में चेसिस बोलते हैं, जो बॉडी फ्रेम जिसे हम कहते हैं, जिस पर सभी प्रकार के जो बॉडी के कंपोनेंट है वो जुड़े रहते हैं, तो इसे हम चेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला नाम भी आप साथ में देखें। प्रश्न संख्या हम 3 पे बात करते हैं। आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपातकालीन आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को दुर्घटना न हो जाए। तो इसके लिए आपको वाहन को सड़क के किनारे की ओर ले जाना है ब्रेक लगाते इसमें। ये नहीं कि आपने लेन में चलते चलते उसी स्थान पर ब्रेक लगा दिया तो पीछे से आ रही जो वाहन है वो आपको ठोक सकता है। तो वाहन को सड़क के किनारे ले जाना, आपके सामने के वाहन से टकराने से बचना, वाहन को झटके के कारण मोड़ने से रोकना, और ड्राइविंग लेन में रहना। ड्राइविंग लेन में नहीं रहना है। अगर इमरजेंसी ब्रेक आपने लगाया है तो आपको किनारे की ओर अपने वाहन को ले जाना है, न कि लेन के बीचों बीच आपको ये काम करना है। तो आपको ये करना है, वाहन को सड़क के किनारे की ओर ले जाना। प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक टायर दबाव नापने के यंत्र का उपयोग कर टायर दबाव की जांच करते समय अगर टायर दबाव निर्दिष्ट दबाव की तुलना में अधिक पाया जाता है तो आप क्या करेंगे। वाल्व कोर को दबाकर हवा भरें, वाल्व कोर को दबाकर हवा निकालें, बस वाल्व कैप खोल दें और वाल्व कैप वापस डाल दें। तो यानी कि अगर निर्दिष्ट दबाव से हवा अगर अधिक है तो आपको हवा निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। टायर के संबंध में कुछ आपको फैक्ट मैं बता देता हूँ। एक तो होता है हवा। हवा सभी जानते हैं, हवा इसमें भरी जाती है, और इस हवा का नापने का जो काम होता है वो प्रेशर गेज से करते हैं। भी इसका जो हवा का प्रेशर है वो कितना है, एक तो होता है प्रेशर गेज, एक होता है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या होता है, जो ये हवा बना के टंकी में भरता है, टंकी से हम टायर के अंदर भरते हैं, तो एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर ये पूछ ले कि टायर में हवा किसके माध्यम से हम भरते हैं तो एयर कंप्रेसर होगा। और अगर ये पूछ ले टायर की हवा का प्रेशर ज्ञात किया जाता है तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बर्डन ट्यूब या प्रेशर गेज। आपको मैं एक नाम और बताता हूँ, बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब ये नाम भी आ सकता है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना। ये भी जो हवा का एयर का प्रेशर है नापने के लिए काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हवा का प्रेशर ज्ञात किया जाता है वो PSI में ज्ञात किया जाता है, यानी कि पौंड पर स्क्वायर इंच। पौंड पर स्क्वायर इंच, या हम साधारण भाषा में कहें तो पौंड में इसको नापा जाता है कि इसको हवा को। इसके अलावा जो LMV व्हीकल होते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान, LMV होते हैं, इसमें 27 से 35 के बीच में PSI हवा है वो रखी जाती है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो हवा भरी जाती है टायरों में, टायर में जो हवा भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस एक तो होती है नाइट्रोजन, एक होती है नाइट्रोजन प्लस CO2, O2,
N2 जो भी है, मतलब कि जो कार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की गैसें भरी जाती है। अगर हम किसी भी टायर में हवा भराते हैं तो एक तो होता है कि हमने सस्ते हर किसी से भरवा लिए, तो ये वातावरण में आप सबको पता है जो सामान्य हवा भरते हैं तो ये N2 CO2 O2 SC जो SO2 जो सल्फेट होते हैं, सोडियम जो सल्फेट होते हैं, उनकी हवा का मिश्रण जो वातावरण में विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, इनका मिश्रण हम हवा टायर के हवा के रूप में भरवा लेते हैं। और ये हवा आपस में, ये जो गैसें हैं ये आपस में क्या करती है, क्रिया करती है। क्रिया करके इस टायर को क्या है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपने टायर में है वो कौन सी हवा भराएं, हमेशा N2 भराएं। कौन सी भराएं? N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस है वो आपको भरानी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये अकेली गैस होगी तो ये एक प्रकार से यानी कि आपस में क्रिया नहीं करेगी दूसरे गैसों से, और टायर की उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ने के साथ में ये मतलब कि कम घिसेगा और दबाव कम या ज़्यादा नहीं आएगा, जिससे गर्मी में बढ़ जाता है, सर्दी में घट जाता है। ऐसी भी समस्या नाइट्रोजन के होने से नहीं आएगी, और ज़्यादा मतलब कि आपका जो टायर खराब भी है वो नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 5 पे। ब्रेक लाइन में ब्लीडिंग किस लिए किया जाता है? ब्रेक लाइनिंग में ब्लीडिंग किस लिए किया जाता है? ब्लीडिंग का मतलब यहाँ ब्लीड, BLID, ब्लीड, यहाँ ब्लीड का मतलब होता है निकालना। किसको निकालना? ब्रेक लाइनों में ब्लीडिंग किसकी की जाती है? हवा की जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्यों की जाती है? जो फ्लूइड जो यानी कि द्रव्य से चलने वाले जो ब्रेक होते हैं, या जो ऑयल से चलने वाली है, या मैं कहूँ कि जो होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, ऑयल जिसे हम कहते हैं। इस द्रव्य के साथ में हवा आ जाती है तो ये द्रव्य अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो ब्रेक से ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें हवा को है वो बाहर निकालना पड़ता है, और इस हवा को बाहर निकालना ही क्या होता है, ब्लीडिंग कहलाता है। तो फंसे हुए हवा को बाहर निकालने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम हम नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्न में संकेत क्या इंगित करता है? एक गोल आकृति में संकेत है, गोल में साथ में एक एरो का निशान ऐसे है, एक यहाँ से आगे जा रहा है यानी ओवरटेक है। ओवरटेक को काट दिया गया, मतलब कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते या ओवरटेकिंग निषिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है, ध्यान से पढ़ें आप क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? 7 कहता है जब एक वाहन को बिना रखवाले के छोड़ते हैं तब चाबी को क्या करना चाहिए? दस्ताना बॉक्स में रखा जा सकता है, वाहन में छोड़ना चाहिए, इग्निशन से हटाना चाहिए, वाहन को खुला रखा जा सकता है, खुला नहीं रखा जाएगा, वाहन में भी नहीं छोड़ा जाएगा, और दस्ताना बॉक्स में भी नहीं रखना है, यानी कि तीनों गलत है। इग्निशन से हटाना यानी कि जो सेल्फ होता है आपका वहाँ से हटा लेना है, और वाहन को बंद कर देना है, यानी कि वाहन की जो डोर है उसको बंद कर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 8 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, एक खड़ी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। खड़ी हुई कार है, क्या सावधानी बरतेंगे? कार के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं, बिल्कुल खुल सकते हैं। एक अन्य कार उससे टकरा सकती है, कार चलना शुरू कर सकता है, कार उल्टा चलना शुरू कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपको ये सावधानी रखनी है कि जो गाड़ी खड़ी है उसके अचानक दरवाजे है वो कोई उसके अंदर बैठा व्यक्ति खोल ना दे, इसलिए पर्याप्त दूरी आपको उससे बनाए रखनी है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, According to Uttarakhand Motor 19 Vehicles Rules 2011, with how many days should a reserved registration number be claimed? यानी कि उत्तराखंड मोटर वाहन नियम 2011 के अनुसार आरक्षित पंजीकरण संख्या का कितने दिनों में दावा किया जा सकता है? जिससे नंबर होते हैं 1111, 2222, जैसे 1234, जैसे 9999, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिजर्व्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि VIP नंबर। तो इनके लिए दोस्तों आप अगर इनका क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में 30 दिन का टाइम है वो होता है। कोई भी व्हीकल आप अगर खरीदते हैं तो उसके 30 दिनों के भीतर आपको इसका क्लेम है वो करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 30 दिन। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 हमारे सामने आया है। 10 नंबर प्रश्न आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं आपको पढ़ लेना चाहिए। शीतलक स्तर की जाँच कब की जानी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आया है। शीतलक स्तर की जांच कब की जानी चाहिए? इंजन शुरू करने के बाद, जब वह गर्म हो जाता है बिल्कुल नहीं करेंगे, जब वाहन एक समतल भूमि पर होता है ये भी ठीक है, जब वाहन एक सीधी ढाल भूमि पर तल पर होता है, इंजन शुरू करने से पहले जब वह ठंडा होता है, ये भी बात सही है। यानी कि जब इंजन ठंडा होगा तभी करना है, केवल समतल भूमि से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि गर्म हो इंजन ने को आपने अभी अभी बंद किया है और समतल भूमि पर करके आप चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इंजन शुरू करने से पहले जब इंजन ठंडा होता है उस समय आपको कूलेंट का इस तरह जाँच लेना चाहिए। कूलेंट के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस शीतलक को कूलेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस शीतलक को कूलेंट भी कहा जाता है। और
ये इंजन को ठंडा करने का काम करता है। किसके माध्यम से करता है? ये रेडिएटर के माध्यम से इंजन को ठंडा करता है। अब ये रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर के अंदर हम कूलेंट भरते हैं, ये हो गया रेडिएटर, इसके अंदर हमने कूलेंट भर दिया और ये कूलेंट है जो इंजन के अंदर जाएगा। इंजन के अंदर है वो क्या बने होते हैं? वाटर जैकेट बने होते हैं। वाटर जैकेट किसे कहते हैं? वाटर जैकेट कहते हैं इस इंजन के चारों ओर जो पानी या कूलेंट के बहने के लिए जो नलियाँ, खोखली नलियाँ होती है, जो यानी कि मार्ग होता है पानी के बहने के लिए, उसे वाटर जैकेट कहते हैं। तो ये रेडिएटर का पानी है, वो ये कूलेंट है, वो इंजन के वाटर जैकेट में बहता रहता है और इसको लगातार ठंडा करता रहता है। लेकिन इसमें एक युक्ति लगाई जाती है, उसका नाम होता है थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट क्या काम आता है? आप सभी को पता है कि एक इंजन का कार्यकारी तापमान होता है। क्या होता है? कार्यकारी तापमान। और ये कार्यकारी तापमान वो होता है कि उस तापमान पर इंजन है वो सबसे अच्छा काम कर सकता है। तो 80 से 90 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होता है तो इंजन अच्छी तरीके से यानी कि एनर्जी है वो मतलब कि क्रिएट करता है और गाड़ी को अच्छी पावर है वो प्रदान करता है। तो थर्मोस्टेट वॉल्व जो लगा रहता है, टी से मैं थर्मोस्टेट को कहूँगा, ये कहाँ लगा रहता है? यहाँ पर रेडिएटर लगा है, यहाँ थर्मोस्टेट है, यहाँ पर इंजन है। तो ये पानी रेडिएटर का पानी है, वो अगर यहाँ से जाएगा इंजन में, इंजन से वहाँ पर थर्मोस्टेट से होकर रेडिएटर में आएगा और यहाँ इस थर्मोस्टेट को वापस डायरेक्ट इस नली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इंजन ऑटोमेटिक पहले से अगर ठंडा है तो ये थर्मोस्टेट क्या काम करेगा? ये थर्मोस्टेट इस पानी को रेडिएटर में न भेजकर इसकी डायरेक्ट सप्लाई करता रहेगा इंजन से थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से वापस निकल कर यहाँ पर है वो वापस इसमें जो मतलब कि इंजन में चलता रहेगा। क्योंकि अगर इंजन अगर गर्म ही नहीं है तो रेडिएटर को ठंडा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको एक दो फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। थर्मोस्टेट यानी कि 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो काम करना शुरू करता है। यानी कि अगर जो वाहन में इंजन में कूलेंट बह रहा है उसका तापमान अगर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व यहाँ पर बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है और पानी की सप्लाई सीधे वापस इंजन को भेज देता है। जैसे ही इसका तापमान 85 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और ये पानी है वो सीधा न जाकर रेडिएटर के अंदर से ठंडा होकर वापस इंजन में जाएगा। यहाँ पर आपको पता है रेडिएटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में है वो रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कुछ इंजन होते हैं जो एयर से ठंडे होते हैं यानी हवा से ठंडे होते हैं। तो इनमें होता है फिन्स। फिन्स क्या होता है? इंजन के ऊपर कुछ पत्तियाँ सी, धारियाँ सी बनी होती है ऐसे। तो जैसे हम मोटरसाइकिल के इंजन में देखते हैं तो ये धारियाँ किस काम आती है? हवा का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। यानी कि जैसे हवा इनसे टकराएगी तो यहाँ पर हवा रुकेगी, रुकने से क्या है ये इंजन ठंडा होगा। ये होता है एयर यानी हवा से ठंडे होने वाले इंजन में। तो इन पत्तियों को क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पानी से या कूलेंट से जो ठंडे होते हैं इंजन, उन इंजनों में क्या होता है? उनमें होते हैं वाटर जैकेट, जो अभी मैंने आपको बताया वाटर जैकेट। तो वाटर जैकेट और फिन्स इन सभी के बारे में आपको ध्यान है वो रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो बन सकता है लेकिन हर प्रश्न पर हम अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे हैं वो बढ़ेंगे। निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा आगे अस्पताल है यह इंगित करता है? तो एक बिस्तर के साथ एक रेड क्रॉस, एक बिस्तर, एक रेड क्रॉस, एक रेड क्रॉस के साथ नर्स। तो यानी कि एक अगर रेड क्रॉस है तो इसका मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। और दोस्तों एक बिस्तर होगा यानी कि बिस्तर होगा, ये बिस्तर मतलब कि चारपाई होगी, इसका मतलब है कि विश्राम स्थल है। अगर ये दोनों मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या है? एक अस्पताल बन जाती है। यानी इस अस्पताल का मतलब है यहाँ बेड की भी सुविधा है और प्राथमिक उपचार की भी सुविधा होती है। अगर केवल प्लस का निशान है तो दोस्तों ये प्राथमिक उपचार केंद्र होगा और केवल चारपाई है तो इसका मतलब होगा कि क्या है? विश्राम घर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक बिस्तर के साथ में रेड क्रॉस। क्रॉस का मतलब है प्लस का निशान। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं। निम्न में कौन सी सीमा दिखाई गई है? यहाँ पर आपको क्या दिखा गया? गोल आकृति है यानी कि आदेशात्मक संकेत है और यहाँ पर दो पहिए बनाकर बीच में एक्सल बनाई गई है। एक्सल पर भार बताया गया है 4T यानी कि 4 टन। आप सभी को पता है 1 टन में कितना होता है? 10 क्विंटल होते हैं। 1 टन में कितना होता है? 10 क्विंटल। तो 4 टन में हो जाएगा 40 क्विंटल। तो इसका मतलब है कि इस एक्सल पर 40 क्विंटल का भार है यानी कि ये एक्सल की वजन सीमा बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में भी भेजें। आप अकेले देख के ये मुझे मतलब दूसरों को भी सीखने का अवसर दें, उनके पास में भी आपको भेजना है। चित्र में संकेत क्या इंडिकेट है वो करता है? आपको मैं बता देता हूँ। दो चिन्ह होते हैं। एक तो होता है यानी कि केवल जिसमें एरो का निशान आगे जा रहा है, काट दिया गया है।
इसका मतलब होता है नो एंट्री। क्या होता है? नो एंट्री। ठीक है, एक होता है एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, और इसमें क्या होता है एक एरो को काट दिया गया, दोनों को नहीं काटा जाता। इसका मतलब एक एरो शेप है, तो इसका मतलब क्या है? रास्ता तो दो तरफा था, रास्ता तो दो तरफा था, लेकिन एक तरफ का रास्ता को है बंद कर दिया गया। मतलब कि अब क्या बन गया है? ये एक तरफा रास्ता बन गया है, यानी कि वन वे जिसे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं वन वे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये चिन्ह इसमें एक ही एरो है और एक एरो को काट दिया गया, मतलब कि नो एंट्री, यानी कि नो प्रवेश, आप प्रवेश निषेध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, यहां पर आप फॉर्म नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड मोटर वाहन नियम 2011 के अनुसार पंजीकरण का एक अस्थायी प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किस रूप में जारी किया जाएंगे? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कहाँ, उत्तराखंड मोटर वाहन अधिनियम जो नियम 2011 है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर उत्तराखंड मोटर वाहन नियम में जो फॉर्म नंबर 18 है वो अस्थायी पंजीकरण के लिए बताया गया है। लेकिन मैं साधारण भाषा में बात करूँ, अगर आप वाहन की आरसी बनाते हैं तो आरसी, नया आरसी आप 20 नंबर फॉर्म में बनाते हैं और आरसी को रिन्यू आप 25 नंबर फॉर्म में करवाते हैं, और डुप्लीकेट जो होती है उसको आप 26 नंबर फॉर्म में है वो बनवाते हैं, और जो अस्थायी प्रमाण पत्र होता है वो भी 20 नंबर में ही आपको बनाकर है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर यानी कि ये तो होता है ऑल इंडिया में जो फॉर्म काम आते हैं परिवहन विभाग में, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तराखंड स्पेशल की बात करें, किस नियम के अनुसार? उत्तराखंड मोटर वाहन नियम 2011 की बात करें, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 18 काम में है वो आता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चित्र में संकेत क्या इंडिकेट करता है? तो एकदम सिंपल है, पी बनाया गया है। दोबारा से बता देता हूँ, कोष्टक ये वृत्त है, वृत्त में पी को काट दिया गया है, यानी कि पार्किंग करना मना है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 16 के बारे में मैं बात करता हूँ। तो प्रश्न संख्या 16 है, एक मोटर गाड़ी के इंजन में ईंधन कैसे जलाया जाता है? इसे डीजल इंजन में एक स्पार्क प्लग का डीजल इंजन स्पार्क प्लग गलत हो जाएगा। इसे इंजन में गर्म गैस का फूंक मारकर जलाया जाता है, बिल्कुल फूंक मारना पॉसिबल नहीं है। इसे एक जलती हुई माचिस मोमबत्ती, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग का उपयोग करके जलाया जाता है और डीजल इंजन में एक गर्म कक्ष में ईंधन भरकर है वो जलाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 16 के बारे में थोड़ा सा मैं एक दो फैक्ट आपको बता देता हूँ। इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है SI इंजन, एक होता है CI इंजन। अब इनमें इनका नाम क्या होता है? SI का तो होता है स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, मैं यहाँ पर आपको नाम भी लिख देता हूँ, स्पार्क इग्निशन, यानी कि स्पार्क से जलने वाले, इग्निशन यानी होता है जलना, स्पार्क यानी होता है चिंगारी, यानी चिंगारी से जलने वाले इंजन, यानी कि जिसमें स्पार्क प्लग रहता है और इस स्पार्क प्लग की चिंगारी से जो मतलब कि ईंधन जलता है उसे हम ऐसा ही इंजन कहते हैं। और ये इंजन कौन से होते हैं? पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है और इसे ऐसा ही इंजन बोलते हैं, या स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहा जा सकता है। तो आपको ये चार चीज़ें ध्यान रखनी, ऐसा इंजन ही पेट्रोल इंजन होता है और इसे स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं और इसे ऐसा ही इंजन भी कहा जा सकता है। और इसमें ईंधन को कैसे जलाया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा उत्पन्न की गई चिंगारी के माध्यम से। अब मैं बात करता हूँ CI इंजन की। तो CI इंजन का पूरा नाम होता है कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि संपीड़न के सिद्धांत पर काम करने वाला। कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि कंप्रेस करके जिस ईंधन को जलाया जाता है उसे हम CI इंजन कहा जाता है। और इसका उदाहरण है डीजल इंजन। जो डीजल इंजन होता है वो CI इंजन कहलाता है, यानी कि डीजल को कैसे जलाया जाता है। दोबारा से बता देता हूँ, पेट्रोल को कैसे जलाया जाता है? पेट्रोल पर स्पार्क प्लग की चिंगारी डाली जाती है जिससे ये जल जाता है। लेकिन जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जो हवा होती है, सबसे पहले हवा होती है, इस हवा को कंप्रेस किया जाता है, सी यानी कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से इसका जो ताप है, ताप यानी तापमान बढ़ जाएगा, दाब है वो बढ़ जाएगा, और इस ताप और दाब पर फिर डीजल की फुहार की जाएगी, DIJEL, डीजल जो भी स्पेलिंग होती है डीजल की, यानी कि ये मतलब कि डीजल इंजन की बात करते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है? हवा का प्रेस किया जाता है, हवा को कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस की होगी तो ताप और दाब बढ़ जाएगा, और इस पर अगर आप डीजल की फुहार करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डीजल जल जाएगा। अब डीजल की फुहार करेगा कौन? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर है वो इसकी डीजल की फुहार करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि P यानी कि पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग होता है, जबकि डीजल इंजन में क्या होता है? इंजेक्टर होता है। कौन सा इंजेक्टर होता है? फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में है वो रखनी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है, लेकिन जो डीजल इंजन है उसमें क्या होता है? इसमें हीटर प्लग भी पूछा जा सकता है, हीटर प्लग। अभी हीटर प्लग किस काम आता है? आप सबको पता है कि डीजल इंजन में हम हवा को दबाएंगे जिससे कि वो गर्म हो जाएगी, वो गर्म हवा पर हम क्या करेंगे? जो डीजल का स्प्रे करेंगे तब वो जलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हवा का गर्म होना जरूरी है। हवा का डीजल इंजन में डी यानी डीजल, हवा का गर्म होना जरूरी है। अगर ये गर्म नहीं होगी तो इंजन
स्टार्ट नहीं होगा। अगर सर्दी का मौसम हो गया तो इंजन काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सर्दी के मौसम में इंजन अगर ठंडा हो गया है, इसे गर्म करने के लिए इसमें एक हीटर प्लग लगा रहता है। इस हीटर प्लग को जैसे ही हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं, चाबी लगाते ही हीटर प्लग अगर इंजन ठंडा है तो इसे गर्म करने का काम है वो करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में है वो रखनी। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आप वीडियो लंबा बना रहे हो या फालतू की चीज़ें बता रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको डिटेल से पढ़ना है या एकदम आपको फास्टली पढ़ना है। चित्र में चालक द्वारा कौन सा संकेत दिखाया गया है। एक जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर ने हाथ बाहर निकाला और इसको एक बार ऊपर कर रहा है, एक बार नीचे कर रहा है, यानी ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि रफ्तार कम करने का इरादा इसका हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये दाएं साइड में मुड़ता, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ने होता तो ये इस हाथ को इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है 3 से 4 बार घुमाता, ठीक है। और अगर ये दाईं साइड में, राइट साइड में मुड़ता तो केवल इसे अपना हाथ है वो बाहर निकालना होता, ठीक है, किसी भी प्रकार से। इसके अलावा अगर ये दोस्तों मतलब कि अगर रुकने का इरादा होता तो ये हाथ बाहर निकाल के वर्टिकल हाथ निकाल के ऊपर की ओर कर लेता, हथेली सामने की ओर करता, इस प्रकार से हाथ है वो बाहर निकाल देता, यानी कि इसका रुकने का इरादा है। ये इसका क्या है, गति कम करने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाने वाला एक बोर्ड किसका साइनेज होता है। अनेक गंतव्यों की दूरी, तो यहाँ पर सूचनात्मक संकेत है वो गंतव्य, यानी कि जहाँ पर हमें जाना है उसकी सूचना है वो बताता है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर चौकोर आकृति में आपके साइन होते हैं। इसमें एक तो साइन होता है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये ऐसे इस प्रकार से बनाया होता है कि ये 5 किलोमीटर है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 किलोमीटर है, इस प्रकार से होता है। तो ये क्या होता है, अग्रिम दिशा संकेत होते हैं दूरी के साथ में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी होता है कि चौकोर आकृति होती है, यहाँ पर राउंड अबाउट होता है, फिर यहाँ पर लिखा रहता है मुंबई इधर है, यहाँ पर जयपुर इधर है, और यहाँ पर है वो मैं बात करता हूँ कौन है, यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि अग्रिम दिशा संकेत, ये एरो के निशान भी होते हैं, अग्रिम दिशा संकेत स्थानों की दूरी बताने वाला, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से कई प्रकार के जो साइन हैं वो होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ये गोल चक्र के साथ में आपको नाम याद रखना है, गोल चक्र यानी राउंड अबाउट जिसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। 19 नंबर प्रश्न कहता है टायर में दरारें किसके कारण आती है। टायर में दरारें तब आएगी जब टायर पुराना हो जाएगा, गर्मी या धूप के कारण है वो, अगर रबड़ पुराना हो जाएगा, यानी कि रबड़ पुराना होना, गड्ढे में पर ड्राइविंग, दोषपूर्ण पहिया संतुलन, धूल भरी सड़क पर हानि, ये सभी कारण हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए रबड़ का पुराना होना, उसके कारण दरारें आसानी से आ जाती है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। वाहन के अचानक गतिवर्धन की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको अपने वाहन की जो गति बढ़ानी है, तो अगर अचानक गति बढ़ानी है तो उसके लिए आपको टॉर्क की आवश्यकता होगी, यानी कि उच्च टॉर्क, क्या कहते हैं, उच्च टॉर्क। और उच्च टॉर्क, सबसे उच्च टॉर्क आप कौन सी गियर में प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है गियर नंबर 1, यानी कि पहले गियर में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अचानक गति बढ़ानी है तो अचानक गति बढ़ाने के लिए आपको उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अचानक गति बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उच्च गियर की या उच्च गति की या उच्च टॉर्क की। तो उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। और उच्च टॉर्क किसे कहते हैं, पहले गियर में जो वाहन के द्वारा शक्ति पैदा की जाती है वो सबसे ज़्यादा शक्ति पहले गियर में होती है, यानी कि उच्च टॉर्क उसमें होता है। तो पहले गियर में आपको वाहन को डालना है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। इंजन के कितने डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करते समय एक कार को सर्वोत्तम ईंधन दक्षता प्राप्त होती है। इसने पूछा कार्यकारी तापमान, ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर होता है। कार्यकारी तापमान किसे कहते हैं, एक इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, यानी कि जिस पर वह सबसे अच्छा काम कर सकता है। ये होता है ना, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो भी काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आप 15 से 20 डिग्री या आसपास के जो तापमान है इस पर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। वही इंजन के साथ में होता है, जिसे बोलते हैं इंजन का कार्यकारी तापमान। और ये इंजन का कार्यकारी तापमान कितना होता है, 80 से 90 होता है। लेकिन ऑप्शन में 84 से 90 है, तो हम इसे भी सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता हो तो वाहन में रेडिएटर प्रणाली में जो इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगाया जाता है। और ये रेडिएटर क्या करता है, दोबारा से बता देता हूँ, ये रेडिएटर इंजन को ठंडा करने का काम है वो करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में इस पानी के बहाव के लिए एक नियंत्रक जो सिस्टम लगा रहता है वो होता है थर्मोस्टेट। और ये थर्मोस्टेट भी दोस्तों आपके 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान बढ़ने पर ही ओपन होता है, नहीं तो ये डायरेक्ट इंजन से पानी को वापस इंजन में भेजने का काम है वो करता रहता है। अगर इंजन गर्म हो गया है तो ये जो है मतलब कि इस टाइम थर्मोस्टेट ये ओपन हो जाएगा और ये रेडिएटर से होकर बाद में है इंजन में पानी भेजता है, पानी या कूलेंट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान में है और रखनी है।
तो आपने ये सारी चीज़ें जान ली होगी कि भी रेडिएटर वो होता है, उसमें कूलेंट भरा जाता है, थर्मोस्टेट इसमें लगा रहता है और थर्मोस्टेट 85 डिग्री पे काम करना शुरू करता है। क्यों करता है? इस कार्यकारी तापमान के कारण। और यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो घुमा फिरा के कोई भी प्रश्न पूछे, इसीलिए मैं साइड के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने का प्रयास है वो कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इंजन तेल का परिवर्तन निम्न स्थितियों में से किस पर आधारित होता है? इंजन तेल का अंग्रेजी में हम देखें तो यहाँ पर इंजन ऑयल होता है, यानी कि इंजन का जो ऑयल होता है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो ये किस आधार पर करते हैं ये पूछा है। तो इंजन का कार्य अवधि यानी कितने समय तक ये काम कर चुका है, यानी कि इंजन रनिंग टाइम, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड यानी आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली, कूलेंट टेम्परेचर और वाहन के जो इंजन का जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर कितना क्या रहता है। अगर टेम्परेचर जो कूलेंट है अगर जल्दी गर्म हो जाता है, हर बार जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वाहन में इंजन ऑयल का लेवल कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा इंजन का कार्य अवधि या यात्रा किया हुआ किलोमीटर और शीतलक तापमान। तो अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, फ्लैट टायर बदलने के लिए कौन सा टूल सेट वाहन में उपस्थित होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा सॉकेट और स्क्रू ड्राइवर। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा कागजात से संबंधित एक यातायात अपराध है? कागज से संबंधित अपराध पूछा है। सीट बेल्ट ये कागज से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाबालिग द्वारा ड्राइविंग ये भी हो जाएगा। एक उचित लेन में ड्राइविंग न करना ये भी हो जाएगा। बिना बीमा के बिना ड्राइविंग यानी कि ये कागज से संबंधित है, और अगर ये कागज आपके पास में नहीं होता है तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और ये एक यातायात के लिए अपराध है वो माना जाता है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बीमा की बात आ गई है तो बीमा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीमा का उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है 1988 में कौन से सेक्शन में किया गया है? तो दोस्तों इसका सेक्शन है 146 में ये कहा गया है कि आपके पास में कम से कम जो थर्ड पार्टी बीमा होता है वो आपके पास में होना चाहिए। अब ये थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है, इसे थर्ड पार्टी क्यों बोलते हैं? तो तीन पार्टियां होती है, 1, 2 और 3। पहली पार्टी होती है मालिक, वाहन का जो मालिक होता है वह मालिक पहली पार्टी होता है। दूसरी पार्टी होती है कंपनी स्वयं होती है, और तीसरी पार्टी होती है आपके जो तीसरे का जिसका नुकसान हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार 3 पार्टियां होती है। तो यानी कि अगर मैं जा रहा हूँ, मैं जयपुर से अजमेर जा रहा हूँ, यहाँ पर अजमेर, तो मेरी गाड़ी से कोई अगर भेड़ वाला कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है तो ये भेड़ वाला जो मालिक है या भेड़ की मृत्यु हो जाती है तो भेड़ के मालिक है इसका नुकसान हुआ है, तो जिसका नुकसान हुआ है भेड़ जिसकी मरी है वो तीसरी पार्टी होगा। तो अब अगर हमारी तो गाड़ी है, हमने गलती की है, तो अगर कुछ नुकसान होता है हमें भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसने भेड़ वाले ने आपका क्या नुकसान किया है, तो इसके अचानक बिना फालतू बिना काम के इसका नुकसान हो गया है, तो इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने एक नियम बना रखा है कि कम से कम आपके पास में थर्ड पार्टी बीमा जो अवश्य होना चाहिए। अगर आप मतलब कि फुल इंश्योरेंस प्राप्त करते हैं तो ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका जो व्हीकल है वो कितना भी टूट फूट जाए आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इस गाड़ी से अगर तीसरे व्यक्ति को कोई कंपनी को छोड़ के आपको छोड़ के आपके नुकसान को कंपनी के नुकसान को छोड़ के अगर किसी तीसरे का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई है कौन करती है? कंपनी करती है, और इसे ही हम कहते हैं थर्ड पार्टी बीमा। तो वाहन चलाने के लिए कम से कम आपके पास में है वो थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इसका उल्लेख 146 में है, मैंने बता दिया, लेकिन इसका 146 के तहत अगर आप बीमा नहीं बनवाते हैं तो आप पर 196 के तहत जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। जुर्माना राशि 1000 छोटे वाहनों के लिए है पहले अपराध के लिए, और दूसरे अपराध के लिए 2000 रुपये इसमें जुर्माना है, और दोस्तों साथ में 3 माह के लिए लाइसेंस है उसका निलंबन है वो किया जा सकता है। यानी पहली बार में 1000 है और दूसरी बार में 2000 है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको याद में है वो रखनी है। हर एक चीज़ याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत है वो ज़्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो वाहन का बीमा होता है वो सामान्यतः 1 साल के लिए जारी किया जाता है। कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, लेकिन नए वाहनों में 2 साल या 5 साल के लिए भी इसे जारी है वो करवाया जा सकता है। वर्तमान में जो मोटरसाइकिल हम परचेज करते हैं या जो खरीदते हैं तो इसका 5 साल तक का बीमा भी है वो हमें दिया जाता है। 2 साल तक तो अधिकतर कंपनियाँ फ्रॉड करवाती है, लेकिन उसके बाद में जब हम इंश्योरेंस बनवाते हैं तो 1 साल के लिए ही जारी किया जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीमा होती है इसका रिन्यूअल करवाते हैं तो रिन्यूअल हम कितने दिन पहले करवा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप 30 दिन पहले अपने वाहन के बीमा को रिन्यूअल करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपका जो बीमा है वो 2 माह बाद में ख़त्म होगा और आप चाह रहे हैं कि आज ही मैं इसे रिन्यू करवा लूँ, तो आप इतना पहले रिन्यू नहीं करवा सकते। दूसरी बात, आप बीमा समाप्त होने के बाद में एक भी दिन आप गाड़ी है वो नहीं चला सकते। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे लाइसेंस हो गया, लाइसेंस में आपको 30 दिन की छूट मिलती है, यानी कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया फिर भी आप 30 दिन तक गाड़ी है वो चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीमा है, बीमा अगर
खत्म हो गया है, बीमा समाप्त हो गया है, तो आप एक भी दिन गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और कोई तनाव में नहीं आना है और किसी भी प्रकार की चिंता आपको करनी नहीं है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। जेब्रा चिन्हांकन पर एक वाहन को चिन्हांकन को सामान्य गति से पार करना चाहिए, चिन्हांकन पर रोकना चाहिए, चिन्हांकन को पार करते समय रफ्तार कम करनी चाहिए, चिन्हांकन से पहले रोकना चाहिए। चिन्हांकन यहाँ का मतलब है जेब्रा चिन्हांकन, यानी कि जो पेडेस्ट्रियन जो क्रॉसिंग होता है, यानी पैदल पार पथ या पादाचारी पथ जिसे हम कहते हैं, या जहाँ से पैदल यात्री सड़क को पार करते हैं। तो अगर कोई पैदल यात्री सड़क को पार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने वाहन को है धीमा कर लेना चाहिए या रोक लेना चाहिए। अगर रोकने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता तो हम कहते हैं चिन्हांकन को पार करते समय रफ्तार को कम कर लेना चाहिए। सी भी इसका सही जवाब है, वो हो सकता है, क्योंकि जेब्रा का चिन्हांकन किसके लिए बना होता है? जो सड़क पैदल यात्रियों की सड़क पार करने के लिए। अगर कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा है तो आपको अपने वाहन को रोकना पड़ेगा, और अगर कोई पार नहीं कर रहा है तो भी आपको ऐसे स्थान पर आपको क्या है, रफ्तार कम करके वो चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई यात्री है सड़क पार कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 26 के बारे में। 26 नंबर प्रश्न कहता है, टर्बोचार्जर जो शक्ति उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है वह किसका एक हिस्सा होता है? टर्बोचार्जर विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट इज ए पार्ट ऑफ। तो ये बिल्कुल सभी को पता है, एग्जॉस्ट सिस्टम का एक भाग होता है, यानी कि निकास तंत्र का भाग होता है। अब मैं बात करता हूँ, एक होता है सुपरचार्जर, एक होता है सुपरचार्जर, एक होता है टर्बोचार्जर। तो इन दोनों में अंतर क्या है? टर्बोचार्जर किससे चलता है? जो एग्जॉस्ट निकास तंत्र होता है इससे चलता है। सुपरचार्जर किससे चलता है? क्रैंकशाफ्ट पर इस पुली के माध्यम से, फैन बेल्ट के माध्यम से इसको घुमाया जाता है। तो टर्बोचार्जर क्या करता है? टर्बोचार्जर होता है, टर्बोचार्जर में दो प्रकार की युक्तियाँ लगी रहती है। जो निकास तंत्र होता है, यानी कि ये कोई पाइप है जहाँ से हवा निकल रही है, इस ओर जा रही है, तो यहाँ पर एक टर्बुलेंस लगाया जाएगा, इस टर्बुलेंस के पीछे एक एयर कंप्रेसर लगाया जाएगा। तो ये जैसी हवा आएगी तो ये टर्बुलेंस इस हवा के प्रभाव से क्या घूमेगा, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो ये घूमेगा तो ये वातावरण से, ये क्या है, इन्वायरमेंटल से क्या है, एयर लाएगा, क्या लाएगा, हवा लाएगा। और ये हवा लाके ये जो हमारा जो इनलेट सिस्टम होता है, एक तो होता है एग्जॉस्ट सिस्टम, एक होता है इनलेट सिस्टम, यानी कि जहाँ से हवा प्रवेश करती है, वाहन को, इंजन को है वो हवा प्रोवाइड करवाएगा। कौन? ये जो एयर जो कंप्रेसर होता है, ये वातावरण से हवा लेगा, लेकिन ये घूमेगा किसके माध्यम से? ये इस टर्बुलेंस के माध्यम से। और टर्बुलेंस को कौन घुमा रहा है? जो साइलेंसर से, जो इंजन से बाहर हवा निकल रही है, ये घूमेगा, इससे ये घूमेगा और ये वातावरण से हवा लेगा, हवा लेके इंजन को प्रोवाइड है वो करवाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो टर्बोचार्जर है वो किसका एक हिस्सा होता है? वो निकास तंत्र का एक भाग होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एम्बुलेंस वाहनों के किस वर्ग से संबंधित है? एम्बुलेंस दोस्तों किस वर्ग से, यानी कि आपको कैटेगरी बतानी है, क्लास बतानी है। दोस्तों मैं बता दूं कि क्लास होती है, एक होती है एल, एक होती है एम, एक होती है एन, एक होती है ओ। एल में कौन से आते हैं? 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या रिक्शा जो होते हैं, ये सारे के सारे वाहन है एल में आती है। एम में कौन आती है? पैसेंजर व्हीकल, जिसमें यात्री बैठकर यात्रा करता है वो पैसेंजर आती है। वो बस हो सकती है, वो कार हो सकती है, ठीक है, या अदर व्हीकल्स भी हो सकते हैं जिसमें यात्री और यात्री के सामान का परिवहन किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ एन कैटेगरी, इसमें माल का परिवहन किया जाता है। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। एल कैटेगरी में क्या होता है? 2 पहिया, 3 पहिया और रिक्शा। और जो एम कैटेगरी होती है इसमें पैसेंजर, यानी कि यात्री बैठ कर अगर कोई सवारी करता है, चाहे वो 5 यात्री हो, चाहे 20 यात्री हो, चाहे 50 यात्री हो। जैसे इसमें अब मैं बात कर सकता हूँ, बस भी हो जाती है, कार भी हो जाती है, निजी जितनी भी गाड़ियाँ होती है 2 पहिया, 3 पहिया और रिक्शे को छोड़कर जिनमें यात्री बैठ के सवारी करते हैं, वो सारे के सारे एम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एम्बुलेंस में भी आपको पता है यात्रियों का परिवहन किया जाता है, तो ये जो एम्बुलेंस होती है वो भी एम कैटेगरी में होती है। एन कैटेगरी में माल परिवहन, जिसमें यानी कि सामान का परिवहन किया जाता है, वो होते हैं। ओ कैटेगरी में मशीनरी आती है, जो मशीनें होती हैं, भारी मशीनें, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जेसीबी हो गई या कोई क्रेन हो गई। प्रश्न संख्या 28 के बारे में मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 28 आप देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ड्राइविंग अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है? सही यानी कि इनमें से कौन सी बात सही है? तो इसका मैं सही जवाब आपको तुरंत बता देता हूं। जब एक अन्य कार आपके आगे निकलने की कोशिश करता है तब उसी गति को बनाए रखें, आपको गति बढ़ानी नहीं है। अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको उस ओवरटेक को करते देखकर आपको है अपने वाहन की गति को बढ़ाना नहीं है कि साले को इसको ओवरटेक नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। यानी आपको अपनी गति बनाए रखनी है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों होता है? जब आप एक चौराहे या सड़क के कोने के समीप आने वाले हैं तो उसी गति को बनाए रखें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि कोने के समीप आओगे गति कम करनी है, इसमें गति बनाए रखने का कह रहा है। जब एक कार आपके आगे निकलने की कोशिश करता है तो गति बढ़ाएं, ये भी नहीं करना है दोस्तों, गलत है। जब आप एक चौराहे या सड़क के कोने के समीप आने वाले हैं तो गति बढ़ाएं, ये भी गलत है। तो यानी कि आपको क्या करना है, जब कोई ओवरटेक करता है तो आपको उसी गति को बनाए रखना है। और हो सके तो अगर कोई दिक्कत आती है तो कम भी कर सकते हैं आप।
ये पर्सन आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो दाएं साइड में आ रहा है, दाएं साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं, इनको तो जाने का इशारा कर रहे हैं कि आप तो जाइए, और ये ऊपर हाथ है, इसका मतलब है कि फ्रंट से आने वाली जो वाहन है उनको रोकने का इशारा है। तो ऑप्शन में फ्रंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, केवल बाईं ओर से आ रहे वाहनों को शुरू करने का संकेत है वो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, उत्प्रेरकी परिवर्तक किसका एक हिस्सा होता है? इसे हम अंग्रेजी में देखते हैं कैटेलिक कन्वर्टर इज ए पार्ट ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी कि निकास तंत्र का भाग होता है। और ये कैटेलिक कन्वर्टर है, ये किसका भाग होता है? साइलेंसर का भाग होता है। गाड़ी में जो साइलेंसर होता है इसका ये एक भाग है। अब ये क्या काम करता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ये होता है कैटेलिक कन्वर्टर। ये काम करता है जो जहरीली गैसें होती है उन गैसों के प्रभाव को कम करना। जैसे गाड़ी से इंजन में जो ईंधन जलता है वो कौन कौन सी गैस निकालता है? जैसे CO निकालता है, जैसे SO निकालता है, जैसे NO निकालता है, जैसे HC निकालता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम जो आपके सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये जहरीली गैसें सबसे खतरनाक गैसें होती है। तो ये कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है? इस CO को CO2 में बदल देता है, यानी कि कम जहरीली गैस में बदल देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये SO है, इसको ये SO2 में बदल देता है। ये NO2 है, इसको NO2 में बदल देता है। HC है, ये H2O में बदल देता है। हाइड्रोकार्बन को किस में बदल देता है? H2O यानी वाष्प में बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये किसका काम करता है? अब आप कहोगे कि भी हाइड्रोकार्बन वाहन के इंजन से आया, ये H2O यानी वाष्प बन गया, यानी कि भाप बन गई, पानी की भाप बन गई। तो ये पानी कहाँ से आया? तो आप सबको पता है हमने एयर कंप्रेसर से हवा है उसको लिया था। चाहे पेट्रोल इंजन है तो हवा पेट्रोल का मिश्रण हमने अंदर भेजा था, और अगर डीजल इंजन है तो भी हमने हवा को भेजा था। हवा में आपको पता है वाष्प रहती है, ठीक है, और ये वाष्प जलकर HC यानी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये कैटेलिक कन्वर्टर इस वापस HC को है वो वाष्प में H2O में बदल देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस हवा में क्या है? वाष्प होता है, यानी कि जल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने काफ़ी जानकारी सीखने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो हमारे पास में 40 से अधिक पेपर है। जो ओल्ड पेपर है, जो भारत में जो इसरो के हों, चाहे DSSB के हों, चाहे हाई कोर्ट राजस्थान के हो, हाई कोर्ट UK के हों, MP हाई कोर्ट के, जो मुंबई हाई कोर्ट के हों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हों, जम्मू कश्मीर के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, इस प्रकार इसरो जो हैदराबाद है, IIT मद्रास का हो, IIT बॉम्बे का हो, इस प्रकार से जो ड्राइवर के पिछले पेपर होते हैं वो सारे के सारे पेपर आपको है इस एप्लीकेशन पे मिलते हैं। आपको छोटा सा अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, और आपको ये सारे के सारे पेपर है उनकी पेपर PDF, ये पेपर PDF आपको मैंने आज दिखाया है, उसी प्रकार आपको विथ सॉल्यूशन आपको PDF पेपर है वो आराम से अवेलेबल है, हो जाएंगे। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत ही स्टडी एट होम आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इसके अलावा अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UK ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या DP ड्राइवर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है। नाम मात्र के शुल्क पर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड होती है। उसमें क्या क्या आपको मिलता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ऑनलाइन ड्राइवर भर्ती कंप्लीट कोर्स क्या क्या मिलेगा। ड्राइविंग स्किल फुल सिलेबस बुक यहाँ पर आपको मिलेगी, वाहन रखरखाव और मेंटेनेंस बुक आपको मिलेगी, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक मिलेगी, वाहन की तकनीकी जानकारी 2500 MCQ, 100 प्रैक्टिस सेट, 25 मॉडल टेस्ट पेपर पूर्ण सिलेबस के आधार पर, वो 40 से अधिक ओल्ड ड्राइवर PDF मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिलेंगे। आप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ड्राइवर की डेली फ्री क्विज आपको देने को मौका मिलता है। तो आप इसे भी काफ़ी अच्छी तैयारी अपनी है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़े। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा
वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक पर्सन है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सएप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।